हेलो दोस्तों, वेलकम टू वे ऑफ इंजीनियरिंग। आज की इस प्रेजेंटेशन से हमने जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फेज़र डोमेन को स्टार्ट करना है। इससे पहले जो है मैं आपको फेज़र्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फेज़र्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी अयोटा में हम उसको कंसीडर करते हैं मैथ में या बाकी सब्जेक्ट्स में। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी जे में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो है अयोटा और जे में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो है हम मैथ वगैरह वगैरह के सब्जेक्ट्स में अयोटा लेते हैं और जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम ए प्लस बी जे कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जो है पोलर फॉर्म होती है आर इंटू थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आर जो है ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल के अंडर रूट के बराबर होता है, और थीटा टेन इनवर्स और ए ओवर बी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी हमें इस कोर्स में ज़रूरत नहीं है। तो वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ए जो है वो आर कोस थीटा के बराबर होता है और बी जो है आर साइन थीटा के बराबर होता है। इसके बाद जो है मैं आपको एक छोटी सी जो है एक एग्जाम्पल और एक मतलब एमसीक्यू टाइप है और आपको आगे जाके यूज़ भी होगा, वो बता देता हूँ कि जो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में जेड को क्या करते हैं ए प्लस बी अयोटा में लेते हैं। लेकिन अगर ए प्लस बी अयोटा की बजाय ए माइनस बी अयोटा हो जाए, बी जे हो जाए, जे या अयोटा जो है मैं कभी अयोटा यूज़ करना शुरू कर दूंगा कभी जे, लेकिन वो जे ही होगा क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो वो मैं जे ही होगा, आप खुद ही समझ जाइएगा। तो ए माइनस बी जे अगर होगा तो उसको पोलर फॉर्म में हम आर माइनस थीटा के की फॉर्म में लिखते हैं। ये एक छोटा सा एमसीक्यू आगे जाके यूज़ भी होता है। इसके बाद मैं आपको यूलर थ्योरम के बारे में बताता हूँ। यूलर थ्योरम ये कहता है कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं, ए प्लस बी जे ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है आर इंटू थीटा। ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है ये पोलर फॉर्म के इक्वल होती है आर थीटा के। आर थीटा एक्चुअली आर इंटू ई की पावर जे थीटा के इक्वल होता है, ये पोलर फॉर्म है। तो ये जो है यूलर थ्योरम कहता है कि ये जो पोलर फॉर्म है रेक्टेंगुलर फॉर्म के इक्वल होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये जो है इसका एक लहदा एक पूरा प्रूफ है, वो आपको मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म पोलर फॉर्म के इक्वल होती है। इसके बाद जो है हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स हैं जिसमें जो है कैपेसिटर इंडक्टर और रेजिस्टेंस वगैरह आ जाते हैं, उसकी इम्पीडेंस और रिएक्टेंस को देखते हैं। इम्पीडेंस जो है वो फेजर डोमेन में होती है और इससे पहले हमने रिएक्टेंस सारी डिस्कस की थी, वो टाइम डोमेन होता है। इससे पहले जितने भी हमने सर्किट्स को सोल्व वगैरह किया है ना, जितने मतलब हमने मैश करंट एनालिसिस नोडल एनालिसिस जो कुछ भी किया वो हमने टाइम डोमेन में किया है। आज से हम फेजर डोमेन में सारा स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं कि फेजर डोमेन क्या है और टाइम डोमेन जो हमने पढ़ ली है वो क्या थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैपेसिटर बनाया हुआ है। कैपेसिटर में ओमेगा जो है 1/2 पाई एफ सी के इक्वल होता है। ये इसकी क्या होती है, रिएक्टेंस होती है। रिएक्टेंस जो है टाइम डोमेन में होती है। लेकिन जब हम इसे फेजर डोमेन में देखें तो ये जो है हम इसमें -j/2 पाई एफ सी माइनस जे को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये इसकी इम्पीडेंस बन जाती है, रिएक्टेंस से इम्पीडेंस में कन्वर्ट हो जाती है माइनस जे के मल्टीप्लाई करवाने से। फेजर एक्चुअली है ही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये भी कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये फेजर बन चुका है। ठीक है, ये इम्पीडेंस है। इसके बाद हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में ओमेगा 2 पाई एफ एल के इक्वल था, तो जो इसकी रिएक्टेंस थी टाइम डोमेन में। जब हम इसके साथ जे को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 पाई एफ एल जे, तो ये इम्पीडेंस बन जाएगी फेजर डोमेन में। इसी तरह रेजिस्टेंस आर है, इसकी इम्पीडेंस भी वही होती है और इसकी रिएक्टेंस भी वही होती है आर। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओहम, जो कि इम्पीडेंस का जो यूनिट है वो ओहम होता है। ठीक है, और इम्पीडेंस जो है ये फेजर डोमेन में होती है और रिएक्टेंस जो है ये टाइम डोमेन में होती है। नेक्स्ट जो है हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि फेजर डोमेन और ये टाइम डोमेन क्या है। मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है वी इंटू टी इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा। ये मैंने जो है एक एग्जांपल लिख लिया है। मेरे पास एक जो है ये वैल्यू है कोस के अंदर। अब मैं इसको जो है फेजर में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा।
फेजर्स में लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है, इसको एक एक दफ़ा छोड़ दें इसे। ठीक है, हमें पता है ई की पावर जे थीटा जो है कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा के इक्वल होता है। ये कहाँ से आया है इसका मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने पहले देखा था, यहाँ से ये आया है। आर ई की पावर आई थीटा जो है इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा के इक्वल होता है यूलर थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी हुई है, आर कोस थीटा, बी की वैल्यू मैंने क्या लिखी हुई है, आर साइन थीटा। तो मैं इन ए और बी की वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ और आर को कॉमन लूँ, आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो बाकी बचेगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बचेगा बाकी। तो ये मैंने यूलर थ्योरम से लिखा। उसके बाद जो है यहाँ पे थीटा जो है, थीटा नहीं है बल्कि ओमेगा टी प्लस थीटा है। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस थीटा को पुट करता हूँ, जब कोस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस जे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। जब मैं ओमेगा टी प्लस थीटा को पुट करता हूँ, तो इसके बाद मेरे पास जो है, मैं अगर इसको कोशिश करता हूँ कि इसको मैं फेजेस में कन्वर्ट करूँ, तो वो किस तरह होगा कि मैं इसके साथ टू को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। वो क्यों करवाना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। टू को जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, टू ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस टू कोस थीटा ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस टू जे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये टू से करवाने का मतलब ये है कि ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया, टू टू कोस थीटा प्लस टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मेरे पास एक रियल नंबर आ गया। रियल नंबर इसमें क्या है, जब मेरे पास ये जो है, यहाँ से हम रियल नंबर को सेपरेट करने की कोशिश करें, तो मेरे पास जो है रियल नंबर ये है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इसका ये है। मैं रियल पार्ट को जब सेपरेट करूँ, तो ये जो है सेम वही नहीं बन गया जो क्वेश्चन था, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी वी टी टू टू कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। मैंने टू को मल्टीप्लाई इस वजह से करवाया ताकि वो क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है वो क्वेश्चन के इक्वल है, टू कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो रियल पार्ट को हम सेपरेट करें तो आर ई, यहाँ पे मैं रियल पार्ट जो है इसका जो है टू ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू कोस ओमेगा टी प्लस थीटा के। इमेजिनरी पार्ट को हमने अलहदा कर दिया। और इसी में से हम आगे फेजर्स निकालेंगे। फेजर कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो है, या अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें जे ओमेगा टी और प्लस जे थीटा, जब ई की पावर जे थीटा जो होगा वही तो एक्चुअली जो है फेजर है हमारा। ये हमने फेजर्स को निकाल लिया इसमें से, लेकिन हमने एक काफ़ी लंबा स्टेप करके जो है फेजर्स को निकाला है। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि आप डायरेक्टली जो है, आपके पास क्वेश्चन है यहाँ से फेजर्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के ज़रिए आप जो है फेजर कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा ज़रा। मेरे पास जो है, मैं अपने प्रॉब्लम को दोबारा लिख लेता हूँ, टू कोस ओमेगा टी प्लस थीटा था। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जो है अपना फेजर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टू लिख दूंगा। कोस है, कोस की जगह मैं ई की पावर जे, और आगे जो भी कोस का एंगल है उसको जे के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये जो है, ये मेरे पास सेम यही को ये बन गया जो हमने प्रूफ से निकाला, मल्टीप्लाई करवा के निकाला, दो तीन स्टेप करके। ठीक है, ये देखिए, ये वही वही फॉर्म इसकी बन चुकी है, टू कोस ओमेगा टी प्लस थीटा की वही फॉर्म बन चुकी है सेम। अब यहाँ से जो है फेजर्स कौन से होते हैं, फेजर मैं आपको अलहदा सेपरेट करता हूँ। तो टू ई की पावर जे थीटा, एक्चुअली ये फेजर है। साथ दूसरा दूसरा पार्ट भी लिख देता हूँ, ई टू ई की पावर ओमेगा टी
तो ये जो है एक्चुअली यहाँ पे फेज़र है, यही हमने निकालना होता है। ये फेज़र है और दूसरा जो है वो रियल पार्ट इसका हो जाएगा। फेज़र जो है कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो इसके बाद जो है हम डिफरेंट और भी एग्जांपल सोल्व करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक अगली आने वाली अपडेट्स पहुंचती रहें। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मैं यहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा, इसी का पार्ट 2 फेजर्स का आगे इसका स्टार्ट करूँगा और उसके बाद में हम जो है अपने सर्किट्स की तरफ जाएंगे और फेजर्स में सर्किट को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।